नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि समास है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रत्येक परीक्षा के लिए है, फिर चाहे वो आपका MPSI हो, जेल प्रहरी हो या फिर आपका MPTET हो। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको जहां आवश्यकता होगी ट्रिक्स की, वहां ट्रिक्स भी बताएंगे और जो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं समास के वो मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास को समझने से पहले दोस्तों आपको पहले समझना होगा समास की बेसिक्स को। सबसे पहली चीज आपको समझना चाहिए कि समास कहते किसे हैं। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या किसी चीज को छोटे कम शब्दों में बात करना, या फिर हम यूं कहें कि वो जो कहावत है ना, गागर में सागर भरने वाली, इस प्रकार के जो शब्द जो होते हैं वो समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भगवान विष्णु के बारे में बात करना है या सरस्वती जी के बारे में बात करना है, तो हम उनके लिए सामासिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हमें गणेश जी के बारे में बात करनी है तो हम लंबोदर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने दोपहर लिखा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम किन की बात कर रहे हैं, दोपहर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, समास क्या काम करते हैं, समास जो है वो संक्षिप्तीकरण का काम करते हैं, छोटा करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हैं समास में समझने लायक, कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद किसे कहते हैं। तो देखिए, जो सामासिक शब्द होते हैं वो समस्त पद होते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था, लंबोदर जो था वो क्या था, समस्त पद था। ठीक, जैसे हमने लिखा आजीविका, तो ये भी क्या है, ये भी समस्त पद है। समास के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, समस्त पद, यानी कि सारे के सारे पद, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पदों में विभक्त रहते हैं। तो समस्त पद का मतलब सारे पद एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समस्त पद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें कि भाई पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद, देखिए जैसे हमने लिखा था आ जन्म, मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, तो देखिए यहां पर एक जन्म है और एक आ है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए इन दो में से पहला जो है वो क्या कहलाएगा, पूर्व पद। और वही अगर उत्तर पद की बात करें, उत्तर पद, तो उत्तर पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। एक आध एग्जांपल और देखें, जैसे हमने लिखा बेकाम, तो ये हो गया समस्त पद पूरा का पूरा, ये हो गया इसका पूर्व पद और ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पद। तो ये बेसिक्स थे जो समास के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम सीधा रुख करेंगे समास के प्रकारों की तरफ। तो देखिए, प्रकारों की हम बात करें समास के, तो देखिए पहला हो जाएगा हमारा क्या, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा, तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होगा, कर्मधारय। फिर क्या हो जाएगा, द्विगु। फिर द्विगु के बाद द्वंद्व और फिर बहुब्रीही। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही।
तो ये हैं हमारे समास के प्रकार, जिनको आज हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवा बहुब्रीहि। तो समास के कितने प्रकार हो गए? समास के प्रकार हो गए 6। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो सीधा उत्तर आएगा 6 होते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। तो देखिए, इसको समझने का, इसको पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है, और वो ये है कि इसका पहला पद क्या रहेगा? जैसा कि दिख रहा है, क्या रहेगा? अव्यय रहेगा। और क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। मतलब जो 2 पद इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसका जो पहला पद होगा, पूर्व पद जो होगा, वो क्या होगा? प्रधान होगा, मुख्य होगा उन दोनों शब्दों में से। इसके अलावा दूसरी पहचान इसकी यह है कि यदि आपको उपसर्ग प्रकार की कुछ चीजें किसी शब्द के प्रारंभ में लगी दिखें, तो हम समझ जाएंगे कि समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए अनु लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, यथा लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, प्रति लिखा हुआ है, बे लिखा हुआ है, इत्यादि जो होते हैं, ये क्या करते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगे होते हैं। ये इनकी पहचान होती है। हम कहें कि अगर उपसर्ग, अगर किसी शब्द के अंदर अगर आपको प्रारंभ में लगा दिखे कोई शब्द, तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हम एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यथासंभव। यथासंभव एक बार एसआई की परीक्षा में पूछा जा चुका है, यथासंभव। तो देखिए यथा दिख रहा है हमें, अब प्रधान इसलिए है कि इसी के माध्यम से शब्द का सही अर्थ निकलता है। एक आध एग्जांपल और देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने लिखा भरपेट, तो देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? भरपेट। तो अब देखिए, पेट तो शब्द था, उसके आगे हमने भर लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? कि पेट भरकर, है ना? तो इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि आगे चल के हम अभी देखेंगे, जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि 2 शब्द मिलेंगे हमें और योजक चिन्ह से जुड़े मिलेंगे। पर यहां पर भी योजक चिन्ह कई बार आपको अव्ययी भाव समास में भी मिलता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, जब लगभग समान अर्थों वाले शब्द हमें योजक चिन्ह के माध्यम से लगे मिले, तो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यदि अपोजिट वर्ड्स अगर मिले आपको योजक चिन्ह के साथ, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम दाल चावल लिख दें, तो योजक चिन्ह यहां पर भी है। कई बार क्या होता है ना कि लोग ये समझते हैं कि यार योजक चिन्ह है तो मतलब समास कौन सा होगा? द्वंद्व। नहीं, आप इस शब्दों पर गौर करें कि शब्द क्या है। अगर शब्द समानार्थी टाइप के हैं, एक सा अर्थ निकलता है दोनों साइड के शब्दों का, तो होगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। और अपोजिट वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। मान लीजिए यहीं पर क्या होता? रात दिन होता, तो ये समास बदल जाता और कौन सा हो जाता? द्वंद्व समास हो जाता। तो ये थी अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका कि हमें अव्यय देखना है, प्रधान, उसका जो पूर्व पद है वो प्रधान होना चाहिए। इसके अलावा जो शब्द हैं वो अगर योजक चिन्ह के माध्यम से हमें लगे दिखाई देते हैं, तो हमें यह देखना है कि उन शब्दों में जो अर्थ हैं उनके लगभग समान प्रतीत होंगे। यदि समान प्रतीत होते हैं तो समास अव्ययी भाव होगा, वरना अगर अपोजिट आपको मिल जाते हैं शब्द, तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। दूसरा देखें हम, दूसरा हमारा तत्पुरुष। देखिए,
तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। हमने इससे पहले हिंदी व्याकरण में कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्हों को पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। उसकी आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ती है क्योंकि जब तत्पुरुष समास का उदाहरण हमारे सामने होता है और हमें पहचानना होता है कि भाई ये किस समास का उदाहरण है, तो जो कारक चिन्ह होते हैं उनका इनमें लोप होता है। लोप का मतलब ये कि वो कारक चिन्ह इन शब्दों में होते हुए भी दिखाई नहीं देते। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है शिवालय, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है? शिव का आलय। तो यहां पर क्या छपा हुआ है? का छपा हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहां पर देखिए के लिए छुपा हुआ है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। तो इनका लोप होता है, वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तत्पुरुष समास की, तो क्या होगा? पर इसका उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद इसका प्रधान होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, अब देखिए इसके भी अगर आपसे पूछ लिए जाए प्रकार कौन से हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ लिया जाए और आपको बताना पड़ जाए कि तत्पुरुष के समास के सारे प्रकार अगर दिए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले कर्म तत्पुरुष होगा। कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? जो कारक है को, उसका लोप होगा, वहां पर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। यहां पर जो कारक चिन्ह है से, उसका लोप होगा, तो क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, यहां पर होगा के लिए। अभी हमने जो रसोई घर इस्तेमाल किया था, उदाहरण देखा था, वो क्या था? तत्पुरुष का संप्रदान तत्पुरुष प्रकार था। अपादान, अपादान तत्पुरुष में भी क्या होगा? से होगा। पर अंतर वो, जैसे मैंने आपको कर्ता के समय बताया, कारक चिन्हों में बताया था कि ये जो अपादान है ये अलगाव प्रदर्शित करता है, वहां पर क्या होगा? से का लोप होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा गया और से लिखा हुआ है तो आप कर्ण तत्पुरुष नहीं लगाएंगे, आपको क्या लगाना होगा? अपादान तत्पुरुष, यदि उसमें अलगाव दिखाई दे रहा है। जैसे कि नेत्रहीन लिखा हुआ है तो क्या होगा? नेत्र से हीन होगा, यहां पर कर्ण तत्पुरुष ना होकर अपादान तत्पुरुष होगा। अगला देखें, संबंध तत्पुरुष। काकी के रारी रे, इसके आगे हम देखते हैं अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? मैं या पर जो है इनका लोप होगा। अब देखिए ये तो होगा इसके प्रकार। सीधी सी बात है, अगर आपको कारक सारे के सारे याद हैं तो आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि तत्पुरुष का कौन सा भेद उसमें लिया गया है। जैसे ही ये समास हमारा फिनिश होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जितने रूल्स, जितनी ट्रिक्स हम इसमें बताएंगे उन सभी का यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं।
क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ तत्पुरुष समास के भेद बताए हैं। अब एग्जाम्पल में हम ये कंफर्म करेंगे कि वो कौन सा है। जैसे मान लीजिए लिखा है चिड़ी मार, तो देखो क्या है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ये को है, तो तत्पुरुष को कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लिख दें, धनहीन, तो क्या होगा इसका समास विग्रह, धन से हीन। क्योंकि हम जानते हैं तो संधि और समास में बेसिक अंतर यही होता है कि संधियों में जहां वर्णों का मेल होता है, समास में वहीं शब्दों का मेल होता है। संधियों में अगर संधि विच्छेद होता है तो समास में समास विग्रह होता है। तो देखिए धनहीन में क्या हो जाएगा, धन से हीन। अब देखिए यहां पर अलगाव हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगला प्रकार देखते हैं कर्मधारय। इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद जो है वो प्रधान रहेगा। अब उत्तर पद मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है। ठीक, दूसरी चीज की पहचान क्या है, उपमेय और उपमान, और साथ ही साथ क्या, विशेषण और विशेष, विशेष और विशेषण। ये दोनों चीजें हमें दिखाई देंगी कर्मधारय समास में। देखिए जैसे मान लीजिए, अब ये समझ लो कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा, चांद सा सुंदर मुख। तो देखिए यहां पर हम जब तुलना करेंगे या हम किसी की विशेषता बतलाएंगे। जब तुलना करेंगे तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब विशेषता बताएंगे तो हम किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा, उपमान, और जिसकी कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उपमेय। क्लियर है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से कि जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना साधारण वस्तु से करते हैं तो वो जो प्रसिद्ध वस्तु है वो क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है। और जो साधारण वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उपमेय। वैसे ही देखिए विशेष और विशेषण की अगर हम बात करें तो देखिए विशेषण हम जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषता बताएंगे वो विशेषण होंगे, और जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाएगी वो विशेष्य होंगे। क्लियर। ये चीजें आपको कर्मधारय समास पहचानने में आसानी से पहचान कराने में आसानी करेंगे, इसलिए इनको याद आपको रखना चाहिए कर्मधारय समास में क्या होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमें समास विग्रह करना आना चाहिए। समास विग्रह यदि आपने कर लिया तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए महादेव, एक बात और आप ध्यान रखिए, देखिए उपमेय उपमान की बात तो आपको कर्मधारय समास में देखने को मिलेगी कि जो सामासिक शब्द दिया गया होगा उसमें उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। अगर नहीं लगा तो फिर विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि वो भी नहीं लगा
तो समास विग्रह करने पर यदि आपको है जो या फिर के समान, ये दो शब्द अवश्य मिलेंगे जब आप समास विग्रह करेंगे। यदि ये शब्द आपको समास विग्रह पर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से समास कौन सा होगा, कर्मधारय। एग्जांपल देख लीजिए, महादेव यानी कि क्या है, महान है जो देव। यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। पर यदि आप समास विग्रह को बदलना चाहें तो आप इसको बहुब्रीहि समास में भी समास विग्रह कर सकते हैं। पर अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कर्मधारय पर फोकस करना है। देखिए अगला एग्जांपल देखें, मान लीजिए चरण कमल। अब यहां पर क्या हुआ है, देखिए कमल के समान चरण, तो यहां पर के समान आ गया, यहां पर है जो आ गया। समास विग्रह पर करने पर हमें ये दो चीजें मिल जाती हैं। एक में हमने क्या किया है, विशेषता बताई है, और एक में हमने कंपैरिजन किया, तुलना की है। तो ये जो तरीका है ये कर्मधारय पहचानने के लिए काफी है। इसके बाहर आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। द्विगु समास, देखिए सबसे आसान है कि पहला पद जो रहेगा वो क्या रहेगा, संख्यावाचक रहेगा। पहला पद जो मिलेगा हमें संख्यावाचक मिलेगा। जैसे कि हमने लिखा तिराहा। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है तो आप बात ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार के समूह की बात इसमें होगी। देखिए जैसे तिराहा है तो क्या है भाई, तीन रास्तों का समूह है, तीन रास्तों का समूह। तो ये पहचान है किसकी, द्विगु समास, द्विगु समास के। क्लियर। इसके अलावा हम देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सप्ताह, तो अब देखिए इसका क्या अर्थ है, यहां पर क्या है, ये दिनों का समूह है, दिनों का समूह है। ध्यान रखेंगे कि शायद 2016 में ये प्रश्न आया था कि सप्ताह में कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे मान लीजिए तिरंगा, और एग्जांपल देखें, मान लीजिए पंजाब, तो पंजाब का क्या मतलब हुआ, 5 आबों यानी कि नदियों का समूह। तो ये उदाहरण भी किसका होगा, द्विगु समास का होगा। अब देखिए द्वंद्व, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, पहली चीज। जैसे मैंने लिखा माता पिता, देखिए यहां पर क्या होगा, सामान्य रूप से हमें योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, पर मैंने आपको बताया है कि योजक चिन्ह आपको अव्ययी भाव समास में भी देखने को मिल सकता है। हमें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के अर्थों के भी बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। यदि आपको जो अर्थ हैं वो समान प्रकार के दिखाई देते हैं, उस स्थिति में ये जो है द्वंद्व समास नहीं होकर के क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा इस योजक चिन्ह में एक चीज छुपी होती है, क्या, जैसे कि और हुआ, एवं हुआ, या हुआ, अथवा हुआ। जैसे कि माता और पिता, दाल चावल, दाल और चावल, शीतोष्ण,
शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? शीत या उष्ण। तो ये क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण। जैसे मान लीजिए पाप पुण्य लिखा हुआ है, तो पाप और पुण्य। तो द्वंद्व समास को पहचानना काफी आसान है। दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह में दो जो शब्द रहेंगे और एवं या अथवा के माध्यम से जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनमें से हमें कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। अगला है बहुब्रीहि, काफी महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद प्रधान नहीं, बल्कि क्या करते हैं? दोनों मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं। दोनों मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं। इशारा करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा दशानन। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 10 लिख रहा है, इसका मतलब तो ये द्विगु समास होगा। बिल्कुल हो सकता है। यदि आप 10 आननों का समूह अगर इसमें देखें तब तो ये द्विगु समास हो जाएगा। परंतु यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे कि 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात कौन? रावण। कौन? रावण। यदि हम समास विग्रह इस प्रकार से करते हैं तो यह समास जो होगा बहुब्रीहि समास होगा। कई बार दोस्तों कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है यार कि कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो उन परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं कि बहुब्रीहि समास का यदि उदाहरण है और ऑप्शन में यदि आपको बहुब्रीहि समास दिखता है तो आप निश्चित रूप से बहुब्रीहि लगाएंगे। जिस प्रकार से रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास भी सबसे महत्वपूर्ण समास है। यदि कोई उदाहरण आपको मिलता है और यदि आप उसका समास विग्रह जो है वो बहुब्रीहि समास की स्थिति के अनुसार कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास उसको आंसर लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखें हम इसके। जैसे मान लीजिए हमने लिखा नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव की बात चल रही है। तो देखिए ये दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? शिव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहां पर जो समास होगा वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जब आपको किसी प्रकार के समासों में कंफ्यूजन हो और यदि आपको वहां ऑप्शन में बहुब्रीहि समास देखने को मिले और यदि आप उसका समास विग्रह बहुब्रीहि समास की स्थिति के अनुसार कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास ही होगा। जैसे मान लीजिए चक्रपाणी लिखते हैं हम, चक्रपाणी। तो देखिए चक्र का मतलब सुदर्शन चक्र, पाणी यानी हाथ, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, यानी कि कौन? विष्णु जी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे समास का जो कॉन्सेप्ट था, वो सारी चीज़ें इसमें हमने सारी चीज़ें सीखी हैं कि समास को हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए।
और हमें क्या कुछ बारीकियों का ध्यान इसमें रखना है ताकि हम उसको पहचान पाएँ। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बहुब्रीहि समास में, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यदि आपको समास विग्रह बहुब्रीहि समास के हिसाब से आप कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको बहुब्रीहि समास में लगाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या मिले हैं। यदि मान लीजिए दशानन एग्जाम्पल दिया है और ऑप्शन आपको बहुब्रीहि समास दिया ही नहीं है तो वहाँ पर आप द्विगु लगा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो महत्वपूर्ण थी समास के बारे में। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक जो लाइक है वो हमें कई गुना हौसला बढ़ा देता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।